नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूथ कंप्यूटर साइंस की तरफ से बिहार दरोगा के लिए जो 79,000 प्लस परीक्षा पॉइंटर बुक लॉन्च की गई है, इसको हम यहाँ पर हम कवर करेंगे। दोस्तों, जिनका आगे 97 पोस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है पीटी में, उनका मेंस एग्जाम होगा। उन सभी से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास। यानी कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका प्राचीन इतिहास यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं पूरे बिहार में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया गया है। तो इसके थ्रू हम पूरे यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज संपूर्ण प्राचीन इतिहास की इस खास एपिसोड को। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो कालीबंगन है ना, इसका मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होती है, ठीक है। और ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में कालीबंगन आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको 71 बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर देख हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था। जो प्रथम मानव जीवाश्म है, ये भारत में कहाँ से मिला था हमें, तो नर्मदा घाटी से मिला था हमें। इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है, तो पुरापाषाणी संस्कृति को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की प्राचीनतम संस्कृति के नाम से जानते हैं। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित कहाँ पे है, तो भीम बेटिका। दोस्तों, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है भीम बेटिका। वहीं पे जो है आपको विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। जो मनका का निर्माण है, ये कहाँ से मिलता है हमें, पाटने से मिलता है हमें। मनके का जो है प्रमाण मिलता है निर्माण करने का। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश कब से मिले हैं। दोस्तों, चिरांद जो है ना, चिरांद, इस पे आपको जो है ना नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, चिरांद से। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। यानी कि नवपाषाण काल में जो है कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि उदय हुआ था। दमदमा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दमदमा की हम बात करें अगर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दमदमा। आगे बढ़ते हैं, कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं हम लोग। दोस्तों, जो ताम्र पाषाण युग है ना, कॉपर एज से बोलते हैं हम लोग, इसे कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु का नाम क्या था। इसका नाम था कुत्ता। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो पालतू बनाया गया था पहला पशु, उसका नाम क्या था, कुत्ता था। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नियोलिथिक मतलब होता है क्या, नवपाषाण काल होता है। यानी कि जो कुत्ता का जो पशु बनाया गया था, किस काल में बनाया गया था, नवपाषाण काल में बनाया गया था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते थे, उसे बोलते गड़ासा, ठीक है। गड़ासा आपने देखा होगा गाँव में, वो क्या होता है, आपको काटने के लिए जो औजार होते थे उस वक्त, उसे हम क्या बोलते थे, गड़ासा के नाम से जानते थे। अगला हमारे पास है सैंधव सभ्यता। इसे आप तो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है लोथल। लोथल दोस्तों क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह शहर है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ पे दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है कि मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं हम लोग किसको, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था कब। दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन है 1921 में किया गया था हड़प्पा का उत्खनन। हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। वो तांबा से या कांसा से, इसलिए से इसका नाम दोस्तों क्या पड़ा यहाँ पे, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना उपकरण जो थे वो कांसा से बने हुए थे। आईआईटी खड़गपुर का अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना था, वो 900 वर्षों तक, यानी कि 900 वर्षों तक जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे इसका पतन हो गया था। ये बात किसने कहा था, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन में ये बात पता चली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, नगर नियोजन था, ठीक है। यानी कि ये है ना एक नगर नियोजन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता के रूप में हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी, तो नगरीय प्रकृति थी, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का
टेराकोटा प्राप्त हुआ उसे क्या बोलते हैं, बनवाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है, हल्का टेराकोटा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित कौन थे? देखिए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इसके संबंधित उत्खननकर्ता कौन थे? तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एम दीक्षित और एम एस वर्ष थे। सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों लोथल जाइए, भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से? धोलावीरा से। हड़प्पा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किससे? धोलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है किस रंग का? तो मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता डैश के अंतर्गत आती है? जो सिंधु सभ्यता है ये आपके आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी, यानी जो सिंधु घाटी के लोग थे ना वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे? चनहुद्रो कहाँ पे दोस्तों? ये सिंध प्रांत में स्थित है चनहुद्रो। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो ये दोनों कहाँ पे आपका? सिंध प्रांत में स्थित है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अस्थानगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में क्या दोस्तों सबसे बड़ा अस्थानगर कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, और वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। सैंधव लिपि की लेखन दिशा क्या थी? जो सैंधव लिपि थी उसकी लिखने की क्या दिशा थी? दाहिने से बाएं की तरफ हम लोग इसको लिखते थे। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले वो कहाँ से? धोलावीरा से मिलते हैं। जल का प्रबंधन और जलाशय की बात करें तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? तो धोलावीरा से प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हमें? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य, ठीक है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहा की धातु से अपरिचित थे, उनको लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के निवासी डैश का स्थान व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया से साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे। कहाँ के निवासी? हड़प्पा के निवासी। सिंधु घाटी का प्राचीनतम बंदरगाह दोस्तों कौन सा? लोथल है, ठीक है, जो कि भोगवा नदी तट पर स्थित है लोथल, जो कि आपको कहाँ पे? गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या था? प्राचीनतम बंदरगाह था। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है हमें जूते हुए खेत का प्रमाण। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है कहाँ से? सेलखड़ी से। किससे? सेलखड़ी से, ठीक है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है? तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जो स्थल गुजरात में स्थित है वो कौन सा है? लोथल है, ठीक है। हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे? रावी नदी के तट पर स्थित है, कौन सा? हड़प्पा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था वो कहता है कहाँ से धातु का प्रयोग किया गया था सर्वाधिक बार, और किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि किस धातु के बारे में उनको जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे किससे? तांबा से, टीन और कांस्य से बने होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब किया था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी के द्वारा, इसे आप लोग याद रखोगे, यानी कि राखलदास बनर्जी भी कहते हैं इसे हम लोग। सैंथव स्थल जो पंजाब में स्थित है वो कौन सा? हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये सभी के सभी कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अशाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास, कृषि की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। पुरुषार्थ होते हैं कौन? पुरुषार्थ कितने हैं दोस्तों? पुरुषार्थ 4 हैं। गायत्री मंत्र 10 पुस्तक में मिलता है। जो गायत्री मंत्र में है ये हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी दोस्तों? वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद त्रय किसे कहते हैं हम लोग? तो देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेद त्रय के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि वेद त्रय में कौन सा वेद नहीं है? तो अथर्ववेद इसमें आपको नहीं आता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था कहाँ पर? पुरुषनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल है दोस्तों ये आपको सोम देवता को, इस पे नामांकित देवता को है ऋग्वेद का 9वां मंडल।
बोगोज का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो उनमें देवी, वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसमें? बोगोज अभिलेख में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई किसमें? धर्मशास्त्रों के समय में अछूत की जो है आपको अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। एक वेद जो धार्मिक अनुसंधान से संबंधित है वो कौन सा? यजुर्वेद है, जो आपको धार्मिक अनुसंधान से संबंधित है, यानी कि जो यज्ञ है ना, यज्ञ यज्ञ से कौन सा वेद संबंधित है? तो आपको यजुर्वेद है। ठीक है। वैदिक देवता नहीं था, कार्तिकेय जैसे कार्तिकेय ये वैदिक देवता नहीं थे। जो वेद धार्मिक अनुसंधान की पद्धतियां का उल्लेख करता है कौन सा है? यजुर्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र रचना की गई थी। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? जो संग्रहिता संहिता है ना, इसका अर्थ होता है क्या? कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? संदेशवाहक था। विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी होता था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था दोस्तों? तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा वो यज्ञ की देखरेख काम करता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। 18 दिन तक लड़ी गई थी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में। ऋग्वेद में अधनिया कैसे कहते हैं हम लोग? तो ऋग्वेद में जो अधनिया है ना, गाय को कहा जाता है अधनिया। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है किसमें? अथर्ववेद में आपको जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। वेदों का सही काल अनुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद की वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? उपनिषद जो है ना, इसकी संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हो जाएंगे आपके पास। तो लक्कापीयम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण से। ये तमिल का व्याकरण है कौन सा? तो लक्कापीयम। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है कौन सा? मनुस्मृति हो जाएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित की थी किसने? मनु ने की थी। और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हमारे पास है? 18 है। ठीक है, पुराण कितने? 18 है। और उपनिषद कितने हैं तुम्हारे पास? 108 उपनिषद है। इन सभी बातों को आप तो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हमारे पास है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म को यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ये देखिए, ये प्रश्न कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में है, एमबीआई में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी ए में प्रश्न पूछा गया है। 65 बीपीएससी में बहुत सारे जगह ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो कितना इंपोर्टेंट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति किससे? बोध गया में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था। कहाँ पे? गया में किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? मोगलीपुत्र के द्वारा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? मोगलीपुत्र के द्वारा। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी कहाँ पे? राजगिरी में हुई थी। और जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी कहाँ पे? राजगीर में। सब महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु। ये भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो पहली संहिता हुई थी कहाँ पे हुई थी? आपके राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? अजातशत्रु द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संहिता काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कहाँ पर? कुशीनगर में किया था। कहाँ पे? कुशीनगर में। देश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण से संबंधित कौन सा है? जैन धर्म संबंधित है। ये कौन सा? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपको जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह कुछ स्थूलभद्र थे। दोस्तों जैन संगीति की हम बात करें यहाँ पे तो दो जैन संगीति हुई थी। जो प्रथम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके द्वारा बुलाया गया था? स्थूलभद्र के द्वारा बुलाया गया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध धर्म के लिए सुप्रसिद्ध केंद्र थे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध के महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वे कौन थे? अलाल कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, उसकी मौसी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ पे? तो जैन जो है ये आपको पावापुरी में महावीर जी का मोक्ष स्थान देखने को मिल जाएगा।
वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है वो कौन सा? जीविका ग्राम में महावीर ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किया था। महावीर का जन्म स्थान कौन सा दोस्तों? तो कुंभग्राम जो है आपको यहाँ पे महावीर का जन्म हुआ है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक इसका बौद्ध धर्म का है। जो त्रिपिटक है ना, ये किसका धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक को। और भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका था? तो गुप्तों का था। किसका? गुप्तों का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मछलीपुत्र गोसाल जो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पर हो जाएंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गिरी के रूप में किसने किया था? आजीविकाओं ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गिरी के रूप में किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन सा? 14 पूर्व ग्रंथ को हम लोग सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ के रूप में जानते हैं। जैन कल्पसूत्र को लिखा है किसने? भद्रबाहु ने जैन कल्पसूत्र को लिखा है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वह आत्मदहन आत्मदमन की बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और महावीर स्वामी जो है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ पे कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ इनका जन्म होता है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। आपको पता है दोस्तों जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें आपका 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और यहाँ पे देखिए महावीर स्वामी कौन थे? 24वें क्रम के थे। और तीसरे कौन थे? यहाँ पे संभवनाथ थे। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अंतिम समय में अपना जो है जैन धर्म को ग्रहण किया था। और इन्होंने जो है ना आपको जो है संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण को त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है, जिसको आदिनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी इसकी मृत्यु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु के द्वारा। जो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कहाँ पर? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन आरंभ किया था कहाँ पे? सारनाथ से। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा था। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया दोस्तों? ये यानी कि सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह कौन देते हैं? जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसकी सलाह कौन देते हैं? तो गौतम बुद्ध देते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ से? बोध गया से प्राप्त हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है किसका? तो मृत्यु का प्रतीक है कौन सा? स्तूप। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध यहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पे हो जाएंगे। वज्रयान संप्रदाय किसकी है दोस्तों? जो वज्रयान संप्रदाय बौद्धों की संप्रदाय कौन सा? वज्रयान। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध परिषद। ठीक है। सिद्धार्थ ने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म हिमायत करता है किसका? मध्यम मार्ग अपनाने का दोस्तों करता है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने जो यहाँ पे सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था। भगवान बुद्ध का नाम लुम्बिनी हुआ था जो स्थित है कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के लिए बौद्धों का है जातक पवित्र ग्रंथ। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जिस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी वो था कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली डैश शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में थी। कौन? आम्रपाली। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो तोराह है ना, तोराह ये आपको यहूदी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है कौन सा? तोराह। तोराह। अब हम लोग महाजन पद को देखने वाले हैं दोस्तों। तो महाजन पद की हम पहली बात करें तो कौशल कितने महाजन पद थे? 16 महाजन पद थे। ठीक है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में हुआ था। बिंबिसार शासक था हर्यक वंश का। कई प्रश्न पूछे गए हैं कि बिंबिसार था, बिंबिसार ये किस वंश का था? हर्यक वंश का था दोस्तों। ठीक है। एक था बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, वो था आपको मौर्य वंश का। यहाँ पे बिंबिसार है, बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ पे था? हर्यक वंश का था बिंबिसार। इसको ध्यान रखेंगे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। कौन? जीवक। पाटलिपुत्र डैश राजवंश की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी।
थी। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था, तो मगध पर राज करता था कौन? बिंबिसार। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो था उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। अवंती यानी कि उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में थी। कहाँ पर? उज्जैन में थी। कहाँ पे? उज्जैन में थी। अवंती का राजा था कौन? चंद्रप्रघोत जो है, चंद्रप्रघोत, ये अवंती का राजा था। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, वो कौन सा था? मल गणतंत्र था। कौन? मल गणतंत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिवंश थी मगध की प्रारंभिक राजधानी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ पे? वैशाली में। देखिए, जो गणतंत्र वैशाली वैशाली में स्थापित किसने किया था? तो लिच्छवी ने किया था। और यहाँ प्रश्न पूछा है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? वैशाली में थी। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 10 शताब्दी में हुआ था। जो प्रथम मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। वत्स का राज स्थित था कहाँ पे? इलाहाबाद के आसपास में वत्स का राज स्थित था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? तो गंगा मैदान जो है आपको द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स थी। वत्स की राजधानी कहाँ पे? कौशाम्बी में हो जाएगा। छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध जो है, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है वो कौन सा? पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। ये आपको गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ शहर है पाटलिपुत्र, जिसको किसने बसाया था? उदयन के द्वारा इसको बसाया गया था। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ पे थी? राजगीर या गिरिवंश था। अवंती की राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? तो उज्जैन थी अवंती की राजधानी। चंपा जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अब हम लोग देखने वाले हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल को। अशोक के स्तंभ पर लिखी गई अशोक के स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी दोस्तों? वो है ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। ठीक है, अशोक स्तंभ पर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, वो था भास्कर बर्मन ने। हर्ष के समय में असम पर शासन किया था किसने? भास्कर बर्मन ने। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार पटना में दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, महल। ठीक है, इसको राजमहल राजप्रसाद के नाम से भी सॉरी मौर्य समाज द्वारा महल बनाया गया था कुम्हरापटना में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। मगर मेगास्थनीज ने राजदूत के रूप में देश दरबार में भेजा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा गया था राजदूत के रूप में। ठीक है, मेगास्थनीज जो है को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषेक क्षत्रिय वर्णित करती है, वो कौन सा? दिव्यावदान जो पुस्तक है उसमें बिंदुसार को एक अभिशक्ति क्षत्रिय वर्णित करती है किसमें? दिव्यावदान में। मौर्य काल में कंठक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी जो न्याय करता था कौन? कंठक शोधन न्यायालय। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता को हम लोग समाहर्ता के नाम से जानते हैं। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता कहते थे। क्या बोलते थे? सीता। बहुत प्रश्न है। जो मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय जो होते थे आय उसको हम लोग क्या बोलते थे? सीता के नाम से जानते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरण में विभाजित किए गए हैं? तो 15 अधिकरण में इसको विभाजित किया गया है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था वो था भाब्रू अभिलेख। इसमें अशोक ने भाब्रू शिलालेख जिसमें अशोक ने बौद्ध के तीन रत्न जो होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ के बारे में विश्वास को प्रकट किया था। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध मगध का सम्राट बताया वो कौन सा? भाब्रू स्तंभ में जो है ना अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा जो आपको इनके शिलालेख में देखने को मिल जाती है। अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम जानते हैं अशोक को। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख है, सोहगोरा अभिलेख में दोस्तों आपको अकाल या दुर्भिक्ष का यहाँ पे उल्लेख है। ठीक है, किसमें है? सहगोरा अभिलेख में। भारत में पहले सम्राट की स्थापना डैश शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। वो अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था वो कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था।
वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? विशाखदत्त, ठीक है, जो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कौटिल्य तथा चाणक्य के देश सम्राट का प्रधानमंत्री था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य या जो चाणक्य है ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री के रूप में थे। नंद वंश के पश्चात मगध प्रशासन किया था, किसने किया था? दोस्तों मौर्य वंश ने किया था नंद वंश के बाद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, ठीक है। धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापना कराया था। सेंडोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो विलियम जोन्स ने जो है सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करवाई थी। किसने? विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है किस पर? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है अर्थशास्त्र, ठीक है, यानी कि राजनीति से विषय संबंधित है कौन सा? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बख्शिश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के बख्शिश के रूप में दिया था क्या? 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीय दूत था किसका? सेल्यूकस का था मेगास्थनीय दूत, ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के सब प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और इसमें दोस्तों जो मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज यहाँ पे हो जाएगा। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? पौत्र था। कौन था? पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी क्या थी? कारुबाकी थी, जो कि जिसको अशोक बहुत प्रेम करते थे, कारुबाकी को। बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से जो है ना, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना था। किसके प्रयास से? अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों जो है अशोक जो है ना, जो श्रीलंका जो है आपको अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसको जीतने का प्रयास किया था लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने डैश राज्य पराक्रमण किया था? तो कलिंग जो है दोस्तों, कलिंग पराक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर था अंतिम मौर्य सम्राट। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या होता है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश आया था, ठीक है। देखिए नंद वंश था पहले। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। उसको मारने के बाद जो है ना मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश के बाद कौन आया था? यहाँ पे शुंग वंश आता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? सातवाहन राजवंश से था गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध। शुंग वंश के बाद दोस्तों कौन सा आया? कनव वंश आया था। आप यहाँ पे क्या देखे? नंद वंश के बाद क्या आया था? मौर्य वंश आता है, ठीक है, मौर्य वंश आता है। मौर्य के बाद क्या आता है? तो शुंग वंश आता है। और शुंग के बाद क्या आता है आपके पास? तो कनव वंश आता है। इनको आपको सीक्वेंस में आपको ध्यान रखते हुए चलना है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुम्फा के लेख से संबंधित है राजा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। किसमें है? प्राकृत भाषा में है। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे मिलता है दोस्तों? शक संवत 78 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है कुषाणों के द्वारा। वह राजा जिसके जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है, तो कनिष्क कनिष्क के समय में। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था भीम कड़फिसस ने। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भीम कड़फिसस ने। किसने किया था? भीम कड़फिसस ने। गंधार की कला की गंधार शैली फली फूली थी कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली फली फूली थी कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में स्थापित की गई थी। चौथी बौद्ध सभा थी। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को जो है आपको स्थापित करता है। और सांची का विशाल स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद संबंधित है वो कुम्हरार। तो ये बता रहे थे ना, राजप्रसाद बोलते हैं इसको। जो वहाँ पे खंडहर है ना, उसी जो शहर बसाया गया था कुम्हरार में, उसी हम लोग राजप्रसाद के नाम से जानते हैं। मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, कौन सी? ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान में दे दिया था? तो बराबर की गुफाओं को अशोक ने जो है आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्ता बना हुआ था, लकड़ी का महल बना हुआ था, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत की व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह है मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, जिसके लेखक कौन है? नागसेन। शक वंश की कर्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? चस्टन था। कौन था? चस्टन। ये प्रश्न पूछा गया कहाँ पे?
बिहार एपीओ एग्जाम 2020 से प्रश्न पूछे गए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, शक वंश की कर्मदक शाखा का संपादक कौन था? चस्टन था, चस्टन। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से था, कालाशोक। कालाशोक जो है आपको दोस्तों ये किस वंश से है? शिशुनाग वंश से संबंधित था, कौन सा? कालाशोक। चीनी यात्री जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्क को हराया था। किसने? तो चीनी जनरल पान चाओ ने। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित हो, कौन सा? संकीसा स्तंभ के। संकीसा स्तंभ जो है, संकीसा स्तंभ ये आप में इस पे आपको विशाल हाथी स्थापित है। कहाँ पे? संकीसा स्तंभ। ये प्रश्न पूछे गए थे आपके बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये दरोगा का एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे कि मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, कहाँ पे है? संकीसा स्तंभ पर है। लोरिया अरिराज स्तंभ लेख बिहार चंपारण से संबंधित है, लोरिया अरिराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि शांति स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनवाया था वो था कौन? अशोक ने बनवाया था शांति स्तूप को। आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है, वो कौन सा? कंगनहल्ली से प्राप्त हुई है दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था कौन? सन्निघाता। बहुत बड़ा प्रश्न है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की जो वसूली के लिए जाता वो कौन था? सन्निघाता। कौन था? सन्निघाता था। राज्य के करों को वसूल करने के लिए कौन था? सन्निघाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख देश के प्रतीक थे, तो प्रशासन के प्रतीक थे। पौसे प्रस्तर, पौसे प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जैन जिस जैन संत के साथ गया था वो कौन था? भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, दक्षिण की तरफ भद्रबाहु कहाँ गए थे? दक्षिण यानी कि श्रवण बेलगोला में गए थे, कर्नाटक की तरफ। चाणक्य को इस नाम से भी जानते हैं हम लोग, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। सारनाथ का लॉयल कैपिटल संबंधित है किससे? लॉयन कैपिटल। ये दोस्तों अशोक से संबंधित है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल। चंद्रगुप्त, ये प्रश्न कहाँ पूछे गए थे? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन प्रश्न पूछे गए थे, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपको सारनाथ का लॉयल जो स्तंभ है संबंधित है किससे? अशोक से संबंधित हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक महान पुत्र थे किसके? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, और इसके दादा कौन थे अशोक के? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था, राजदूत के रूप में आया था, यानी कि आप राजदूत बोल सकते हो। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ पे थी? तक्षशिला में थी। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी स्रोत में अग्रमीज और जंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? धनानंद को कहते थे। कौन? अग्रमीज और जंडरमीज। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध समय तक कौन सा? अशोक है दोस्तों। जिस स्रोत ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, जिस स्रोत का आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, वो कौन सा था? कलहन की राजतंगनी स्रोत के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, ये आमीन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे बिहार बिहार से। ठीक है, मौर्य राज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे योग दर्शन के संस्थापक। शुंग राज के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आए थे कौन? शक एवं ऊन आए थे। कौन आए थे? शक एवं ऊन का आगमन हुआ था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे किससे? कनिष्क के शासनकाल संबंधित है कौन? चरक। कनिष्क की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? फिरोजपुर पेशावर में थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का जन्म हुआ था कहाँ पे? कुंडरबन कश्मीर में हुआ था। चौथा था ये। कनिष्क राजा थे कहाँ के? कुषाण वंश से संबंधित है कौन? कनिष्क। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था कौन? डेरियस था। कौन? भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाली शक संवत जो है प्रारंभ किया था किसने? तो कनिष्क ने किया था। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक हुआ था 78 एडी में, इसका हुआ था। और शक का आरंभ होता है 78 ईस्वी से, और शक का यहाँ पे आरंभ होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? संगम काल को देखने वाले हैं दोस्तों। संगम युग में उड़ियूर विख्यात था। जो उड़ियूर है ये क्यों विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए उड़ियूर विख्यात था। ठीक है, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी किसने? तो वल्ली पुतुर ने यहाँ पर संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत को लिख दिया था। गुप्त काल एवं गुप्ततर काल देख लेते हैं यहाँ पे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल से महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल की हैं।
चेर राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? कुरुवुर या कुरूर, ठीक है, कुरुवुर या करूर यहाँ पर चेर राजवंश की राजधानी यहाँ पर हो जाएगी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है एरन अभिलेख का संबंध। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियां, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर हो जाएंगी। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। नाम नालंदा ताम्रलेख में डैश को परम भागवत कहते हैं हम लोग, तो नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्ता के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। कितना? 9 शासक का। आर्यवर्त के कितने हैं? 9 शासक हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासक हैं? तो 9 शासकों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दक्षिणावर्त के कितने हैं? तो 12। प्रसिद्धि इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन यहाँ पर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है किसमें? इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था किसने? गुप्त वंश ने। सबसे अधिक समय तक शासन किया था किसने? गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन डैश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की जो है आपको नगरों का क्रमिक पतन जो है आपको गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर हो जाएंगी। वह वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, वो गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था किसने? गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग था, ठीक है। ये क्या था आपको? राजस्व की दर थी। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क किसने दिया था? आर.एन. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दिनार नाम से अंकित है। किसमें है? तो जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे? गुप्त के अभिलेख में दिनार के नाम से जानते थे। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किस काल का है? तो गुप्त काल का यहाँ पे हो जाएगा। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, वो कौन था? ताम्रलिप्ति, ठीक है। पहली बार यह व्याख्या थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण से प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। वह भूमि जिसको अपहत कहा जाता है, बिना ज्योति जंगली भूमि को क्या बोलते थे? अपहत कहते हैं। वह भूमि जिसको अपहत अपहत कहते थे, वो कौन सा था? बिना ज्योति जंगली भूमि को अपहत के नाम से जानते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। फाहियान ने कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश साम्राज्य के शासक थे, तो ये गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि बहुत जो है शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन जो बहुत फेमस है वो कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय ही फेमस है। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया, वो कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शकों को पराजित किया था, जिस कारण से शकारी कहा गया। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और भरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, यानी आप चंद्रगुप्त द्वितीय भी से आप बोल सकते हो। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई को हत्या करके सत्ता को प्राप्त कर लिया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वो था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। यहाँ पे मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे कौन? विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है कौन, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम है, इसके नाटक के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त यहाँ पे हो जाएगा। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया किसमें? अमरकोश में, जो है अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वाग्भट है। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? बीपीएससी एओ एग्जाम में पूछा गया था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो वाग्भट है। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है, कुमार संभव किसने लिखा था? कालिदास ने कुमार संभव को लिखा है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश संस्थापक कौन है? तो ये आपको पास नर्मदेव या नर्मदेव, ये कर्नाट वंश संस्थापक हो जाएंगे कौन? नर्मदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। हरि सिंह, ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए फेमस था। चीनी यात्री वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वैनसांग ने किया था, ठीक है। इसी समय कौन आता है? हर्षवर्धन आता है।
थानेश्वर राजधानी थी किसकी? तो वर्धनों की, जो है ना वर्धन वंश की राजधानी कहाँ पे थी? थानेश्वर थी। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी किसने? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में जैस चीनी जाति भारत आया था, तो ह्वेनसांग आया था। कौन? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। वर्धन राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? स्थापना की थी किसने? पुष्यभूतियों ने। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यभूति ने। चीन यात्री वान चुआंग ह्वेनसांग भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। चीनी यात्री जो आपको जिसका नाम क्या था? ह्वेनसांग, वो भारत पहुंचा था कब? 629 ईस्वी में। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम सूची 1 और सूची 2। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम को हम लोग महेंद्रदित्य के नाम से जानते थे। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसकी शादी किससे हुई थी? कुमार देवी से हुई थी। समुद्रगुप्त की बात करें हम लोग तो इसको हम लोग प्रयाग शिलालेख के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा लिखा गया था। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसका संबंध किससे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था इसने। और कुमारगुप्त प्रथम को हम लोग महेंद्रदित्य के नाम से जानते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। सबसे अधिक सिक्कों की जो है आपको बड़ी संख्या जारी की गई थी किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। किराता जुड़नियम पुस्तक लिखा गया था भारविक द्वारा। किसके द्वारा? भारविक द्वारा किराता जुड़नियम पुस्तक को लिखा गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था कब? 319 ईस्वी में गुप्त संवत यहाँ पे प्रारंभ होता है, गुप्त संवत। ठीक है। हर्षवर्धन के सम्राट की राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज थी। कहाँ पे? कन्नौज थी हर्षवर्धन के सम्राट की राजधानी। वह चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था वो कौन था? फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। राजपूत काल में नवीन जाति कायस्थ प्रमुखता में आई थी। कौन? कायस्थ। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, वह कौन सा था? बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव था। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलशास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। पंचतंत्र के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्राचीन नालंदा है विश्वविद्यालय, इसका संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम भी आप इसे बोल सकते हो। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं हम लोग। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकार डैश के पास था? राजा के पास था। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी थानेश्वर से कन्नौज, जो है ना हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम लोग। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किया था किसने? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल के द्वारा। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासक द्वारा। खजुराहो के जो विश्व प्रसिद्ध है मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वत्सराज था। वत्सराज कौन था? वत्सराज। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पाल वंशी रामपाल से हो जाएगा। ठीक है। औदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है बिहार राज्य में है औदंतपुर। ठीक है। चोल वंश संस्थापक कौन था? विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। दक्षिण भारत के मंदिरों को के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? द्वार को क्या बोलते हैं हम लोग? गोपुरम के नाम से जानते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी। क्या था? चेट्टी था, जो दक्षिण भारत के साहूकार थे। परमार वंश संस्थापक कौन थे? उपेंद्र थे। मलाया सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को, जिन्होंने मलाया सुमात्रा और जावा को विजय प्राप्त किया था। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रभद्राई पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, वो कौन था? बालपुत्र देव था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी हो जाएगा। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सेना अभियान भारत पर कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य काल में एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था।
रथ पेगोडा का निर्माण करवाया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ पेगोडा का निर्माण करवाया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था वेनिगर नाम से। जो संगम साहित्य में व्यापारिक वर्ग था उसको हम क्या जानते थे? वेनिगर नाम से जानते थे। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था किसने? राजराज प्रथम के द्वारा। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। एक संगठित स्थानीय शासन के रूप में हम लोग चोल वंश को जानते हैं। ब्लैक पगोडा का नाम से विख्यात कौन सा कोणार्क सूर्य मंदिर है? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का प्रथम पहला शासक। ठीक है, सबसे पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगकोंड चोलपुरम रखा था किसने? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने रखा था। राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी? वातापी। यहाँ पे चालुक्य वंश की राजधानी हो जाएंगी। कालकोट राजवंश का संबंध था जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, कालकोट राजवंश है, इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने। पुरी में स्थित जगन्नाथ जो है ना मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन ने। किसने किया था? अनंत वर्मन ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है किसे? राष्ट्रकूटों से हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, 57 फुट की है। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का प्रतीक था। गंधार कला मिश्रण क्या है? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली है इसमें। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है किसमें? औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य देवता हो जाएंगे। राजा भोज संबंधित है किससे? परमार राजवंश से है राजा भोज का संबंध। अब हम लोग कुछ विविध देख लेते हैं इस चैप्टर के संबंधित जो इतनी विविध है। जैसे कि चित्रकूट मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? चित्रकूट मंदिर। दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सभ्यता है। हाइडस्पीज का युद्ध लगाया गया था झेलम नदी के तट पर, जो है आपको हाइडस्पीज का युद्ध लगाया गया था, जिसको हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। और दोस्तों दूसरा कब होता है? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इन दोनों युद्ध को आप लोग ध्यान में रखोगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ धाम। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है किसका? भारत जवा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सोमनाथ यहाँ पे हो जाएगा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा था किसने? वर रुचि ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ को लिखा था किसने? वर रुचि ने। और राग विबोध लिखा था किसने? सोमनाथ ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? चोल। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कालिदास हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। और प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है कौन सी? 10,000 वर्ष पूर्व को हम लोग प्रतिनूतन काल कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा धातु का प्रमुख योगदान था द्वितीय नगरीकरण में। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के कहते हैं हम लोग। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं को लिखी जाती थी वो थी खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व स्तूप शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? राजगीर में स्थित है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है नव नालंदा विहार। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पर? एलोरा में दोस्तों। बौद्ध का भी है, हिंदू का भी और जैन का भी आपको गुफाएं एक साथ देखने को मिल जाती है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। सांग वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है कहाँ पे? पिपरहवा में है। कहाँ पे? पिपरहवा में है। चीनी यात्री संयुगन भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर के 520 के मध्य में चीनी यात्री संयुगन भारत आया था। स्वप्न वास्तवता के लेखक कौन है? तो भास यहाँ पे हो जाएंगे। और धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 यहाँ पे हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग के से जुड़ा हुआ है। पाणिनि तो लिखा गया अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? दोस्तों ये व्याकरण से संबंधित पुस्तक है अष्टाध्यायी। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक यहाँ पे हो जाएगा। अजंता की चित्रकला से जातक के चित्रों का यहाँ पे वर्णन मिलता है हमें। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट यहाँ पर सूर्य सिद्धांत के लेखक हो जाएंगे। अति प्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता और एक नाम है। राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन है? चंदेश्वर है राजनीति रत्नाकार के लेखक।
उदवंत उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि यहाँ पर उद्वंत प्रकाश के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे। हून राजा तोरमान प्रकाश धर्मन होलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो तोरमान को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो वो प्रकाश धर्मन ने इसको पराजित कर दिया था। तंजावुर में बेंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। वो अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम विधवा दहन के नाम से भी जान सकते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था कब? 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो है आपको सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। डेक्रान के कानून संबंधित है ग्रीस यूनान की सभ्यता के द्वारा संबंधित है डेक्रान की कानून व्यवस्था। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे होगा? तो मेसोपोटामिया के लेखन से है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था कौन? धन्वंतरी जो आपको आयुर्वेद के ज्ञान से संबंधित है धन्वंतरी। समय का वर्णन करते हुए एडी का क्या मतलब होता है? एरिनो डोमिनी। तीसरे और चौथी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। कल्हन द्वारा रचित रायतरंगिणी का क्या मतलब होता है? कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। कौन सा? तक्षशिला, सिंधु और झेलम के बीच में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन? दोस्तों तो अश्व घोष यहाँ पे बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया था बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। खजुराहो में जो आपको मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री ये आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री करवाने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम मेडिवल ना करवा के कुछ और करवाएं, कोई और टॉपिक से मॉडर्न हो गया आपका, साइंस हो गया, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हैं करने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट में हमको ये वीडियो चाहिए, तो हम आपको नेक्स्ट में पूरा उस चैप्टर का उस टॉपिक का हम कवर करवा देंगे, जैसे कि आज हमने प्राचीन इतिहास को करवाया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।